नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ एक और नए जानकारी भरे वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी ज़मीन की लूट किस प्रकार होती है। इसका सबसे आसान उपाय है, सरकारी ज़मीन के लूट में सबसे पहला नंबर आता है कि जब आप किसी कैडेस्ट्रल सर्वे में जब हुआ उसका खतियान देख लें और डिविजनल सर्वे हुआ उसका खतियान देख लें, दोनों को मिला लें। बहुत सारा जो कैडेस्ट्रल सर्वे में बड़े बड़े जो नदी तालाब थे और बड़े बड़े पोखर थे, उसका आप डिविजनल सर्वे से जब मिलान करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें कैडेस्ट्रल सर्वे में वह ज़मीन खतियान में सरकारी थी, गैर मजरूआ आम थी, और इसमें जो है वह डिविजनल सर्वे में वह रैयती बन चुकी है, यानी किसी व्यक्ति के नाम पर चढ़ चुकी है। डिविजनल सर्वे में एक बार नाम चढ़ जाने के बाद उसकी प्रक्रिया, उससे हटवाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। उसके लिए सीओ को लोअर कोर्ट में केस करना पड़ेगा, तब जाकर वह ज़मीन जो है सरकार के पास वापस आएगी। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो आसान उपाय है कि खतियान में एक बार जब सर्वे चल रहा हो तो बहुत अच्छा तरीका है कि सरकारी ज़मीन को अपने नाम पे चढ़ा लिया जाए। जाहिर है कि जो नाम चढ़ाने वाले हैं, बिना उनकी मिलीभगत के ऐसा संभव नहीं है। ऊपर में ये प्रावधान बना हुआ है कि ये ऊपर के अधिकारी ये 10% है, जो भी नीचे के कर्मी करके देंगे सर्वे, उसको 10% वो देखेंगे रैंडमली, 5% वो देखेंगे, 2% वो देखेंगे रैंडमली। इस प्रकार का प्रोविज़न है। लेकिन ये सरसरी तौर पर 10%, 5%, 2% से भी वो चीज़ पकड़ में आती नहीं है। इसलिए कि लेकिन प्रावधान है, लेकिन वो भी उतनी गंभीरता से उसको नहीं देख पाते हैं जितने गंभीरता से उनको देखना चाहिए। और उनके दिमाग में एक बात ये रहता है कि नीचे वाले कर्मी को उनको लगता है कि भाई ये सरकार के कर्मी हैं, तो ये सरकार के साथ कोई धोखा थोड़ा ही करेंगे, सरकार के साथ कोई गद्दारी थोड़ा ही करेंगे। तो वैसा उनको नीचे वाले कर्मियों के उनको विश्वास रहता है, उनका लगता है कि ये इस प्रकार का कृत्य नहीं करेंगे, और उसी विश्वास के आधार पर वो ऊपर में वो भी साइन कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है वो निकल जाता है। और नीचे वाले कर्मी जो है अपने जरा सा स्वार्थ के चलते बहुत बड़े सरकार को बहुत बड़ी चपत लगाने का काम कर देते हैं। तो इस प्रकार तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि कोई ये कह देगा कि आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये साक्ष्य की बात है, देखने की बात है। आप कोई भी कैडेस्ट्रल मैप उठा लें, डिविजनल सर्वे से खतियान से मिलान कर लें और खुद ही देख लें। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। एक अंचल का कोई भ्रमण करने का मुझे मौका मिला था, और वहाँ के मात्र 2 पंचायत में जब पता चला कि वहाँ के 2 पंचायत में 12 तालाब थे। तालाब बड़े बड़े थे, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ के तालाब थे, बड़े बड़े तालाब थे। गैर मजरूआ आम तालाब जो कैडेस्ट्रल सर्वे में कैडेस्ट्रल सर्वे में सरकारी थे, वे रिविजनल सर्वे भी वहाँ हो चुका है। रिविजनल सर्वे में जब देखा गया तो उसमें जो है वो ज़मीन रहती पाई गई, यानी किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे चढ़ी हुई थी। तो 12 तालाब में 11 बड़े बड़े तालाब जो है रहती हो गए, 1 तालाब जो है अभी भी सरकारी बचा हुआ था। तो ये सोचने वाली बात है, आज के समय में ज़मीन इतना महंगा हो चुका है, और इस प्रकार का तालाब अगर 12 में 11 तालाब, वही मात्र 2 पंचायत में, एक अंचल के मात्र 2 पंचायत का ये हाल। ये सिर्फ एक ये नहीं है कि मतलब उन्होंने सिर्फ तालाब ज़मीन को बंदोबस्त करा लिया, अपने नाम पे चढ़वा लिया। बिंदु यह है कि इसके कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जो वहाँ के लोकल ग्रामीण हैं, जो देखते आए हैं कि यह ज़मीन सरकारी था, इसमें कोई भी मछली मार सकता था या कुछ कर सकता था, मवेशी को पानी पिला सकता था, उसको यूज कर सकता था। तो आज के डेट में जिसके नाम से जब वो ज़मीन खतियान में चढ़ गया तो उसको रोकेगा, जाहिर है कि अन्य को रोकेगा, इससे विवाद होगा। वो कहेगा ये तालाब तो मेरा है, इसमें हम मछली मारेंगे, आप कैसे? तो इसमें जाहिर है दूसरा पक्ष भी मानेगा नहीं। दूसरा पक्ष मानेगा, बोला कि आपने फर्जी तरीके से कराया है। वो उसके लिए यहाँ आवेदन देगा, वहाँ देगा, जाहिर है लंबी प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा, लंबी प्रक्रिया में समय लगेगा। और तब तक जो है यहाँ पे लोकल गुटों में आपस में विवाद चलेगा तो
विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी होगी। तो जाहिर है कि कुछ लोग अपने तुच्छ निहित संकीर्ण स्वार्थों के चलते सरकार को तो चपत लगा ही रहे हैं, ऊपर से विधि व्यवस्था की समस्या भी खड़ी कर रहे हैं। तो सरकार को इस पर जो है निश्चित रूप से इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के चीज़ों को वापस लाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि कैसे इस प्रकार की चीज़ें जो है सरकारी संपत्ति वापस हो, और उसके लिए दोषी और जिम्मेदार कौन है इनका भी पहचान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ज़मीन जो है लोगों को बंदोबस्त की गई है, ज़मीन लोगों को जो ज़मीन बंदोबस्त की गई उसका भी क्राइटेरिया बना हुआ है कि कैसे कैसे लोगों को ज़मीन बंदोबस्त करना है। असहाय है, वृद्ध है, लाचार हैं, जिनका कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है, जिन लोग भूमिहीन हैं, वैसे लोगों को ज़मीन बंदोबस्त कर दिया है। मतलब जो संपन्न नहीं हैं और प्रश्रय प्राप्त टाइप हैं उन लोगों को ज़मीन बंदोबस्त करनी है। लेकिन जिनके पास भूमि बहुत सारी है उन्होंने भी अपने ज़मीन के आगे का ज़मीन जो नाला अहर या पॉइंट के रूप में था उसको उन्होंने भर के अपना ज़मीन कर लिया, ज़मीन भर दिया और यूज़ करने लगा, और उसके बाद में इनके प्रकार बंदोबस्त भी करा लिए। बहुत सारे लोग जो है सरकारी नौकरी में रहते, जो संपन्न है सरकारी नौकरी में रहते, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी में रहते ज़मीन बंदोबस्त करा लिए। तो जाहिर है कि इन सारी ज़मीनों को बंदोबस्त किया किसने, या किसने देखा कि इनको ज़रूरत है भी नहीं है, ये भूमिहीन है कि गरीब है, असहाय है, लाचार हैं, वृद्ध हैं, क्या हैं, इनका कोई पहले से कोई भूमि है कि नहीं, पहले से इनका कोई मकान है कि नहीं। तो वैसे लोग भी जिनका पहले से मकान है और 4-4 तल्ला मकान बना हुआ है उन्होंने भी भूमि बंदोबस्त करा ली, और बहुत सारे भूमि को कब्जे में रखे हुए हैं। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखने वाली बात है और मार्के की बात है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं से तो नीचे से अनुशंसा आई ही होगी कि हाँ इनको ज़मीन बंदोबस्त किया जा सकता है। उस पर ऊपर वाले अधिकारी ने अब जांच कराया नहीं कराया, खुद स्थल निरीक्षण किया नहीं किया, और नीचे के वाले के रिपोर्ट पे कर दिया। तो इस प्रकार हो गई सरकारी ज़मीन की लूट हो गई। और मैंने कहने का अर्थ तो यह है कि आज़ादी के पहले भी जमींदार जो है गैर मजरूआ आम जमीन का बंदोबस्ती नहीं कर सकते थे, और अब तो आज़ादी के बाद भी गैर मजरूआ आम तालाब की बंदोबस्ती जो संपन्न है उनको हो गई। उसके बाद ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है, और मैं यूं ही नहीं कर रहा हूँ, ये सब साक्ष्य के आधार पर हैं। और इन सारी चीज़ों के जैसे एक तालाब की बंदोबस्ती जब हो गई जिसमें पूरे गांव के नाली का पानी गिरता था, और उस तालाब की बंदोबस्ती किसी ने अपने नाम से करा लिया। तो हम तालाब की बंदोबस्ती गैर मजरूआ आम जमीन की बंदोबस्ती अगर होगी भी तो महादलित के पक्ष में भी होगी, वो भी इधर की चिट्ठी है कि गैर मजरूआ आम तालाब की बंदोबस्ती भाई महादलित लोगों के पक्ष में कर दिया जाए। तो उसमें भी तालाब की बंदोबस्ती तो होगी नहीं, उनको भी ज़मीन देख के ही देना है। और वैसे भी जो जल स्रोत हैं, जल स्रोत की बंदोबस्ती होनी नहीं है। तो ये देखने वाली बात है कि आखिर जल स्रोत की बंदोबस्ती कैसे हो गई और किसने की, और किसी का जल स्रोत की निकासी तो बाधित नहीं हुई। तो इस प्रकार के बहुत सारे बिंदु हैं जिसको बिना देखे ही बंदोबस्ती कर दिया गया। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत तो है। अब ये सिर्फ मिलीभगत से काम तो कर दिया गया, वो आदमी भी जब बंदोबस्ती करा लेता है तो 20 साल 25 साल चुप रहता है और बंदोबस्ती का अपना रसीद कटाते रहता है, और 20-25 साल 30 साल चुप रहता है। उसके बाद वो अचानक प्रकट होता है कि ये ज़मीन मेरी है। उसके बाद वो गांव वाले से विवाद करना शुरू करता है। वो इसलिए इतना विलम्ब करता है ताकि ऊपर के न्यायालय में भी उसको इस बात का बल मिले कि भाई अगर बंदोबस्ती गलत हुई थी तो ऊपर के प्रशासन क्या कर रहे थे, इसको उन्होंने समय रहते रद्द क्यों नहीं किया। व्हाटएवर जो भी हो, वह यह व्यक्ति यही सोचता है कि हमको इससे ऊपर में फ़ायदा मिलेगा, ऊपर के न्यायालय में हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। उसका अचानक प्रकट होता है जिससे गांव वाले लोग इस बात को, उनको जानकारी नहीं रहती। गांव वाले लोग जो है अपना उसमें यूज करते रहते हैं, उस तालाब को पानी गिराते रहते हैं या जो भी यूज करते रहते हैं। बाद में जब ये सामने खड़ा होता है कि ज़मीन में ये तालाब मेरा है, तो उसके बाद एक विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। विधि व्यवस्था किया किसी और ने है, भुगतना उस समय के प्रेजेंट अधिकारी को भुगतना पड़ता है। और अगर किसी अधिकारी ने उसको बंदोबस्ती रद्द का प्रस्ताव सुनवाई करके दे भी दिया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नीचे वाले अधिकारी फिर उसको जो बंदोबस्ती रद्दीकरण का प्रस्ताव भेजेंगे वो इसमें इनके प्रकार अगर जरा सा भी विलम्ब करेंगे तो दूसरे वाले को ऊपर के न्यायालय में जाने का मौका मिलेगा, वहाँ से अब मामला अटक जाता है, उसमें फिर समय लगता है। तो इस प्रकार की बातें है जो कि विवाद को जन्म देते हैं, और इस प्रकार के बातें विवाद को जन्म देते हैं और लोकल गुटों में बराबर टकराव होते रहता है। आप लोग भी ये जानते होंगे कि
फलना ज़मीन पर फलना लोगों ने लाल झंडा गाड़ दिया, तो ये कर दिया, वो कर दिया। इसका दुष्परिणाम किसको झेलना? झेलना तो घुमा फिरा के प्रशासन को ही है। तो इस प्रकार की ज़मीनें, जैसे एक मेरे संज्ञान में है कि पहाड़ की ज़मीन भी बंदोबस्त हो गई, शमशान की ज़मीन भी बंदोबस्त हो गई। अरे भाई, ये सब ज़मीन कैसे बंदोबस्त हो गई? तो इस प्रकार की ज़मीनें जब भी बंदोबस्त होंगी तो जो भी वहाँ के लोकल गुट हैं, वो लाल झंडा गाड़ने उखाड़ने वाले, उनको जो प्रभावित करने वाले जो नेता हैं, वो उन ज़मीनों पर लोगों को उकसाते हैं, या जो कहो प्रेरित करते हैं कि आप चढ़ के वो ज़मीन सरकारी है उस पर कब्जा करिए। वो जाते हैं, वहाँ लाल झंडा गाड़ते हैं, और फिर उसके बाद जो है प्रशासन के लिए एक विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है, प्रशासन जाता है। मतलब इस प्रकार की ज़मीनों पर विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है, और लाल झंडा गाड़ने उखाड़ने का खेल खूब चलता है। उसमें भी अंदर अंदर मिली भगत रहती है, गाड़ने के समय भी, उखाड़ने के समय भी में भी किसी न लोकल गुटों का निहित स्वार्थ रहता है, और उसका सारा खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ता है। तो हम ऐसी ज़मीनों को क्यों बंदोबस्त करें? जो लोग उसके योग्य नहीं है, जो उसको उस ज़मीनों को पाने के लिए अयोग्य हैं मीन्स उनको बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। तो वैसे लोगों को क्यों वो ज़मीन हम कर देते हैं, बंदोबस्त करते हैं? जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो किसी न किसी कर्मी अधिकारी ने ही उसको बंदोबस्त किया होगा, चाहे जैसे भी किया हो। तो मिली भगत तो मानी ही जाएगी। हालांकि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिना इसके ऐसे संभव नहीं है। एक आध दो केस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में इसमें बिना सहभागिता के संभव नहीं है। तो इस प्रकार सरकारी संपत्ति की ज़मीन की लूट होती है, और बाद में सरकार जब ज़मीन खोजती है तो पता चलता है कि उसके लिए ज़मीन ही नहीं है, किसी बड़े काम करने के लिए ज़मीन ही मौजूद नहीं है। तो उसके बाद सरकार को भू-अर्जन करना पड़ता है। माने सरकार को अपनी ज़मीन जो है कोई गलत तरीके से बंदोबस्त करवा लेता है, और सरकार को जब जरूरत पड़ती है तो उसको अपना पैसा खर्चा करके ज़मीन भू-अर्जन करके कोई काम कराना पड़ता है। तो इस तरह से सरकारी ज़मीन की चपत लगाई जाती है, सरकारी ज़मीन की लूट होती है, और इसमें भूमाफिया तत्व का गैंग है। भूमाफिया लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, और वो इसमें तत्परता के साथ लगे रहते हैं। कौन ज़मीन कैसा है, किसको कैसे बंदोबस्त कराया जा सकता है, किसको कैसे सर्वे में अपने नाम पर चढ़वाया जा सकता है। एक ज़मीन हथियाने का एक मामला है लगान निर्धारण। लगान निर्धारण में क्या है कि कुछ नहीं मिल रहा हो तो ज़मीन गैर मजरूबा मालिक है तो भाई लगान निर्धारण ही करवा लिया जाए। कैसे भाई? तो लगान निर्धारण कैसे होगा? तो भाई हुक्मनामा ले लिया जाए 1/1946 के पहले का, कि जिस ज़मीन पर अभी दिख रहा है कुछ नहीं है, तो उस ज़मीन पर एक हुक्मनामा बनवा लिया जाए। एक हुक्मनामा बनाने का भी तरीका है कि कोई मोटा कागज़ लिया जाता है, उसको मोड़ तोड़ कर जो है एक गंदे तेल में डाल दिया जाता है। तेल सूखने के बाद वो कागज़ पूरा बहुत पुराना दिखने लगता है। उस पर किसी कैथी के जानकार से आरा तिरछा कुछ अपना लिखवा लिया जाता है, ये मालिक थे और ये इनको बंदोबस्त किए। उस पर 1/46 के पहले का कोई डेट डलवा दिया जाता है, रकबा खाता के सारा रकबा उस पर डलवा दिया जाता है कि देखिए फलना ज़मींदार थी इस एरिया के, उन्होंने जो है 1/1946 के पहले के डेट में देखिए हमको हुक्मनामा दिया हुआ है मेरे नाम से। और वो जो है पुराना कागज़ जो पुराना दिखने लगता है कैथी में लिखवा करके उसको जो है पुटअप कर दिया जाता है DCLR के यहाँ कि देखिए हुक्मनामा है। अब DCLR उसको नीचे जांच के लिए भेजते हैं, नीचे से जो भी जांच हो करके आए वाटेवर जो भी, अब उसको बढ़िया से स्थल निरीक्षण नहीं हुआ या उसकी बढ़िया गंभीरता से जांच नहीं हुई, जो भी हो नीचे से अगर आपके होके आ गया तो DCLR भी उसको नीचे की रिपोर्ट पर कर देते हैं हुक्मनामा पर। मतलब 1946 के पहले तक का हुक्मनामा जो आज तक आ रहा है, 2022 आ गया, आज तक वो हुक्मनामा आना जारी ही है। तो इस प्रकार बंदोबस्ती, इस प्रकार लगान निर्धारण के माध्यम से भी जो भी है गलत तरीके से हुक्मनामा बना करके भी यहाँ कर लिया। तो इसका बाकायदा गैंग है, गलत तरीके से हुक्मनामा बनाने का भी गैंग है। तो सरकारी ज़मीन इस प्रकार का लूट चल रहा है। ये देखना चाहिए सरकार को, आखिर यह देखना चाहिए कि जितने भी फर्जी तरीके से बंदोबस्ती कराए गए भूमि हैं जो आज के डेट में संपन्न क्यों ना हो। जो ज़मीन पहाड़ का, शमशान का, तालाब का ज़मीन बंदोबस्त है, दुनिया बड़का 2 एकड़ के तालाब से कितना आय होगा, उसके मजे उनको कितना, उसी गाड़ी से वो चलेगा, फर्राटेदार चमचमाती गाड़ी में घूम रहा है। तो विधि व्यवस्था की स्थिति तो खड़ी होनी ही होनी है। वो जब खड़ेगा तो जाहिर है कि ज़मीन तो उसका था नहीं, अब उतना ज़मीन उसके पास आ गया
तो एक आज के डेट में ज़मीन महंगी हो चुकी है, तो करोड़ों का मालिक हो गया, बैठे बैठे करोड़ों का मालिक हो गया। बैठे बैठे करोड़ों का मालिक जब हो जाएगा तो उसके देह में गर्मी आएगी, पैसा से देह में गर्मी आती है। तो उसके बाद वो जाहिर है कि वो अगल बगल के जो भी चीज़ अगर जो उसके बात को नहीं सुनेगा तो उसके साथ तो उसका विवाद होना ही होना है। कोई अधिकारी अगर करा अधिकारी उन लोगों के अगेंस्ट में या उन लोगों के अगेंस्ट में ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं तो वे लोग जो भी माफिया तत्व हैं वे वैसे अधिकारी के विरुद्ध कोई भी लांछन लगाने से बाज नहीं आते। एन केन प्रकारेण उस अधिकारी को फंसाने में वो लग जाते हैं। और अगर अधिकारी बहुत मजबूत दिल का, बहुत जानकार नहीं हुआ, बहुत बड़ा उसके लिए मजबूत दिल होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, बहुत उसको इस अधिकारी को जानकार होना चाहिए, उसकी कलम पर पकड़ मजबूत रहनी चाहिए। अगर अधिकारी के पास इतनी क्षमता नहीं है तो निश्चित रूप से माफिया उसको कहीं ना कहीं फंसा ही देगा। तो बहुत सारे चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को अगर ऐसे सरकार को ऐसे अधिकारियों के पीछे खड़ा होना चाहिए और सरकार को मजबूती से इस बात का ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार सरकारी संपत्ति की लूट हो रही है, इसका सर्वे कराना चाहिए और इस सर्वे करा करके देखना चाहिए कि कौन कौन संपन्न लोग आज की तारीख में ज़मीन बंदोबस्त करा कर बैठे हुए हैं। ज़मीन कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है। वैसे सरकार के एक साथ सरकार के पास बहुत सारी संपत्ति वापस आ सकती है। तो और ये सरकार के लिए कोई भारी काम नहीं है। सरकार अपना इसका सर्वे करा के देख ले कि भाई संपन्न लोगों को आखिर ज़मीन कैसे बंदोबस्त होगी। तो इस प्रकार की बातें हैं और इस प्रकार के वीडियो मैं बनाते रहूँगा और जानकारी आपको देता रहूँगा। मेरा भी मिशन है भूमि विवाद को संज्ञान में लाना, भूमि विवाद को दूर करना, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, ये सब मेरे मिशन में शामिल हैं और मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। आप वीडियो को लाइक से थोड़ा सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।